जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है। ये चैप्टर 36 है। इससे पिछले दिन हम लोग 35 पढ़े थे। ये चैप्टर 36 है जिसमें जम्मू कश्मीर एवं का विशेष दर्जा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए काम का नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे। उसके बाद से चैप्टर 37 है जो कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। इसमें भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। हम लोग अब डायरेक्टली जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, चैप्टर 38 पंचायती राज। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये दो पार्ट में बनेगा। आज हम लोग इसका जो एक विकास का कैसे विकास हुआ पंचायती राज, इसको हम लोग आज देखेंगे। इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उसका पूरा पंचायती राज का एक एक शब्दावली उसको बहुत अच्छे से व्यवहारिक तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पंचायती राज का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का सबसे मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाना। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो सरकार का स्तर क्या क्या है। सबसे पहले केंद्र में है, उसके बाद से राज्य में है, राज्य के बाद से फिर ग्राम में आता है। लेकिन जो केंद्र में व्यक्ति है सबसे शक्तिशाली हमारे देश में, ठीक है, सरकारों में कौन है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो है लेकिन नाम के लिए है, समझ लो। मेन तो प्रधानमंत्री हैं। तो जो प्रधानमंत्री है उनके पास बहुत शक्ति है, देश के लिए हर चीज करने का शक्ति है। लेकिन क्या वो लोगों के बीच से हैं, लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से राज्यों में जब हम लोग मुख्यमंत्री को देखते हैं तो क्या मुख्यमंत्री डायरेक्टली लोगों से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सारी जो सरकार हैं ये किस लिए काम कर रहे हैं? भारत की जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग डायरेक्टली लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जो पंचायती राज है, 3 स्तर है सरकार का, समझ लो। ठीक है, पहला केंद्र, राज्य और फिर ये ग्राम। तो ग्राम में जो होता है वो पंचायती राज के अंतर्गत आता है। हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो गांव के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो गांव में जो पंचायत है, ठीक है, जो पंचायत का जो प्रधान है वो गांव के बीच में रहता है और गांव के लोगों से घिरा रहता है। उसको सामने दिखता है कि हाँ जनता को क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये हमारे सरकार में, ठीक है, हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे मुख्य भूमिका अभी के डेट में पंचायती राज का है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत दो दो इसका पार्ट बन जाएगा। एक पार्ट में हम लोग अभी इसका पूरा विकास देखेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ पंचायती राज का, और दूसरे पार्ट में हम लोग पूरा व्यवहारिक तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है हमारा। देखिए सबसे पहला जो शुरुआत हुआ वो हुआ लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, ये 1982 की बात है। ठीक है, उसी समय ये जो है लॉर्ड रिपन जो है उसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है ना स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि उस जगह के लोग, कोई भी ऐसा जगह है, कोई भी ऐसा स्थान है, कोई भी ऐसा गांव है, वहाँ के लोग खुद अपने आप को मैनेज करें। ठीक है, अपने आप को गवर्न करें, उनको उतना सुविधा, उतना स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो उसी को स्थानीय स्वशासन, खुद का शासन खुद के द्वारा करें। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड रिपन है ये 1982 में एक संकल्प तरीके से, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लिए उन्होंने एक प्रयास किया, समझ लो, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाते हैं, यानी कि उसको जानते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का शुरुआत पहले यहाँ से हुआ है। ठीक, तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना। लॉर्ड रिपन क्या है, स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं। कई बार इस तरीके से ऑप्शन में आता है। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 में आया। उस समय प्रांत में दोहरे शासन व्यवस्था लागू करने की बात की गई। मतलब इसमें क्या था कि अब जो गांव होंगे, गांव में भी खुद से शासन करने का उनको भी एक तरीके से अधिकार दिया जाए। तो इस तरीके से उनको भी थोड़ा सा स्वतंत्रता दिया गया।
तो ये जो बात किया गया 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो यहाँ से थोड़ा सा और क्या है, पंचायती राज यानी कि पंचायती व्यवस्था को थोड़ा सा और आगे बढ़ने का एक फोर्स मिला, ठीक है। उसके बाद से इसमें इस पर विचार करने के लिए कि एक जैसे कि मान के चलो कि हम लोगों का जो मेन, अगर ये बहुत अधिक भूमिका होगा जो पंचायत का, यदि पंचायत गठन करेंगे तो उसका बहुत मुख्य भूमिका होगा, तो उसको गठन कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बनाया जाए, ठीक है। उसको कैसे स्वतंत्र तरीके से रखा जाए, ताकि क्या है क्योंकि आप समझ गए वो क्या है, विकेंद्रीकरण का सबसे मुख्य भाग है। विकेंद्रीकरण मतलब हम लोग समझ गए हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब है जो केंद्र है केवल उसको कंट्रोल ना करके वो क्या है, हर एक तरफ उसका सुविधा बढ़े। विकेंद्रीकरण, ठीक है, अपनी व्यवस्था को फैलाना, समझ लो ये विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब एक जगह पे पूरा कंट्रोल, एक जगह पे, तो ये केंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण मतलब समझ में आ गया। तो ये क्या है, सबसे मुख्य भूमिका होगा यहाँ पे पंचायती राज का। तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया, ठीक है। इसका कब गठन हुआ, देखिए जनवरी 1957 में, ठीक है। ये भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये 1953 के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, ये सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना। बलवंत राय मेहता समिति, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। एक लाइन में आपको आंसर आ जाना चाहिए, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया। बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन किया गया, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इस समिति का नाम पड़ा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये जो समिति है वो नवंबर 1957 को अपना रिपोर्ट सौंप दिया, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि स्वायत्तता, हम लोग अभी जो मैं बताया आपको, उस उसका जो योजना है उसका वो सिफारिश किया, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो इसमें योजना एक प्रस्तुत किया बलवंत राय मेहता समिति ने, इसके द्वारा फिर जो पंचायती राज के रूप में फिर एक अलग व्यवस्था यहाँ से अब शुरुआत होने लग गया, ठीक है। बलवंत राय जो मेहता समिति है वो क्या क्या सिफारिश किया, ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उन्होंने बताया कि जो पंचायत के अंदर है ना, जैसे कि हम लोग का क्या हो गया, अ, हम लोग का पहले देश हो गया, फिर राज्य हो गया, राज्य के अंदर जो छोटे छोटे गांव होते हैं, जिले के अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं, उसका बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वो गांव में व्यवस्था कैसे डेवलप किया जाए, उसके बारे में बलवंत राय मेहता समिति एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखिए ग्राम पंचायत जो है उसका स्तर क्या होना चाहिए, ये बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि उसका 3 स्तर होना चाहिए। पहला क्या होता है, ग्राम स्तर पे एक ग्राम पंचायत हो, ठीक है, एक ग्राम पंचायत है। फिर ब्लॉक स्तर पर क्या होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए। उसके बाद से जो जिला स्तर है, जिला स्तर पे क्या होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश था एक तरीके से, ठीक है, योजना बना करके प्रस्तुत किया। उसके आगे बलवंत राय मेहता समिति का और भी क्या क्या इसमें सिफारिश है उसको देखते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना, देखिए ये क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ग्राम पंचायत है उसको क्या है, वो गांव का अगर ग्राम पंचायत गठन करेंगे तो कहाँ से गठन करेंगे, गांव के लोगों से। एक एक शब्दावली हम लोग को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा विकास देख लेते हैं। कौन सा व्यक्ति, कौन सा समिति, क्या सिफारिश के, सारी चीज़ों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक। तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कौन लोग होंगे, उसी गांव का कोई व्यक्ति रहेगा तब तो जो लोग हैं उससे डायरेक्टली जुड़ सकेंगे और डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स को बता सकेंगे। वो व्यक्ति जो है उसी गांव का रहेगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत अपने गांव का जो भी प्रॉब्लम है वो आगे बता सकेगा, उसको सॉल्व कर सकेगा। तो इसलिए जो ग्राम पंचायत होगा ना, उसका जो प्रतिनिधि होगा वो उसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुना चुना जाएगा, ठीक है। हमारे सीएम हो गए,
पीएम हो गया, ये कोई भी डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और सबसे बेहतर लोकतांत्रिक उदाहरण भी है कि जो व्यक्ति है ना, उसी गाँव का व्यक्ति है, हर कोई उस पे नज़र रखा हुआ है, कैसे 24 घंटा उसके ऊपर आदमी नज़र रखा हुआ है कि ग्राम का जो प्रधान है, जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं, वो क्या-क्या कर रहा है, ठीक है? उसका व्यवहार देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा दबाव है, ठीक है? तो वो उसको हर समय अच्छा काम करना पड़ेगा, हर चीज़ में उसको थोड़ा-सा सोच समझ के करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं एक बहुत ही बेहतर यहाँ पे क्या होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रावधान किया गया बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार कि जो ग्राम पंचायत होगा, उसका जो व्यक्ति होगा ना, वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता चुनेंगे। लेकिन जो पंचायत समिति होगा और जिला परिषद जो होगा, उसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उसके बाद से देखिए, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। यानी कि जो पंचायत समिति रहेगा वो कार्यकारी निकाय रहेगा, वो काम करेगा, लेकिन जो जिला परिषद होगा उसका निरीक्षण करेगा, उसको सलाह देगा। जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? जिलाधिकारी होगा। ये सब बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश है। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, यानी कि उनको वास्तविक शक्ति भी दिया जाएगा। उसके बाद से इन निकायों को पर्याप्त स्रोत भी मिलना चाहिए, यानी कि इनको फंड वगैरह सारा चीज़ मिलना चाहिए ताकि ये लोग क्या करें, स्वतंत्र रूप से अपने आप को खुद समर्थ करके अपने गांव का विकास कर सकें, अच्छे से बेहतर से डेवलप कर सकें। तो उसके लिए भी स्रोत होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये बलवंत राय मेहता समिति का ये सिफारिश था। थोड़ा-सा इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से बाद अब बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के बाद से और ज़्यादा प्रभाव में आया और सबसे पहले राजस्थान में, देश के सबसे पहले राजस्थान राज्य में सबसे पहला पंचायती राज का गठन हुआ यहाँ पे, ठीक है। और इस योजना का जो उद्घाटन हुआ, आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को, और ये राजस्थान के नागौर जिले में हुआ और उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि सबसे पहला जो पंचायती राज का गठन हुआ राजस्थान में हुआ, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से दूसरी बार जो गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है? ये भी 1959 में लागू किया और उसके बाद से धीरे-धीरे फिर सभी राज्यों में ये होना शुरू हो गया, ठीक है? देखिए, उसके बाद से आया अशोक मेहता समिति। ये इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति भी जो है, वो भी क्या है, 1900 पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है? तो जो अशोक मेहता समिति है 1977 में ये आया, ठीक है? इसका भी कुछ-कुछ सिफारिश था, उसको देख लेते हैं। जब जो मेहता समिति है, वो उसका जो रिपोर्ट उस समय क्या था कि जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ज़्यादा मांग उठ रहा था, बहुत ज़्यादा उसके लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से आंदोलन टाइप से चल रहा था कि जो स्थानीय स्वशासन को बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए, उसको तुरंत लाया जाए। तो इस दबाव से जनता पार्टी के द्वारा फिर अशोक मेहता समिति का फिर से गठन किया गया और उसने क्या-क्या रिपोर्ट दिया, बस थोड़ा-सा डिफरेंट आपको ध्यान रखना है बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति में। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 3 स्तर की बात करते हैं, जबकि अशोक मेहता समिति 2 स्तर की बात करते हैं, ठीक है, ग्राम में। एक होगा उसमें मंडल पंचायत, दूसरा होगा जिला परिषद, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होगा 4 वर्ष का होगा, ये सिफारिश करते हैं अशोक मेहता समिति। रियलिटी में क्या है, 5 वर्ष का। वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से बहुत ही व्यावहारिक तरीके से हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग केवल विकास देख रहे हैं, पंचायती राज का विकास कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद से 4 वर्ष रहेगा, ये सिफारिश करता है। उसके बाद से न्याय पंचायतों का भी गठन होगा, यानी कि जो पंचायत होगा उसमें न्यायालय तरीके का भी व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद से उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए, अशोक मेहता समिति के द्वारा ये सिफारिश था। उसके बाद से फिर उसके लिए अलग से एक वित्त आयोग का भी गठन होना चाहिए। तो ये सारी बातें अशोक मेहता समिति के द्वारा बताई गई, ठीक है। अब इसमें सबसे मुख्य बात ये है, हम लोग
ये याद रखेंगे। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ये जो अधिनियम है, यहाँ से सारी चीजें अब मूल रूप में होनी शुरू हो गई, ठीक है। यानी कि अब क्या हो गया, जो पंचायती राज है, जो पंचायत है, अब उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब जितना सिफारिश था सारा चीज, अब जो यहाँ पे इसमें जो लिखा गया, जो रूल बन गया, अब इसके अनुसार से अब काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये अब संविधान में आ गया, अब संविधान में आ गया तो अनिवार्य हो गया उस काम को करने के लिए। तो यहाँ से ये पंचायती राज समझ लो शुरुआत हो गया, यहाँ सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। देखिए उस समय क्या होगा, 11वीं अनुसूची उस समय जोड़ी गई, उसमें आप देखोगे अलग से खंड है पंचायतें करके। उसका जो अनुच्छेद है वो 243 से 243 9, हाँ, जो भी है इसको, ठीक है। तो प्रावधान सम्मिलित किया गया, ये याद रखना है आपको, 243 से 243 शायद नया बोलते हैं, है ना। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, 243, ठीक है। 243 जो है वो पंचायत से संबंधित है। इस सूची में पंचायतों की 29 जो एक विषय वस्तु है ना, 29 जो काम है उसका वो उसमें बताया गया है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे है, ये है 243 जी में है। कई बार अगर अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि पंचायतों के लिए कार्यकारी विषय वस्तु निम्नलिखित अनुच्छेद से संबंधित है, तो 243 जी, ठीक है, ये आपको याद में रखना है। उसके बाद से देखिए, इस अधिनियम ने, ठीक है, संविधान के 40वें अनुच्छेद को, ये जो 40वां अनुच्छेद है आप याद करेंगे तो ये किस में आता है अपना, ये आता है डीपीएसपी में, ठीक है। देखिए व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि जो ये है 40वां अनुच्छेद है, इसमें गांधी जी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, हम लोगों को ये अनुच्छेद के द्वारा जो संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ना अब क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, ठीक है। डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, फोर्सफुल नहीं है। हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वो फोर्स नहीं करता है, वो केवल एक सिद्धांत रूप से है, ठीक है, राज्य को ये काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये संशोधन हुआ उसके बाद से राज्य अब उसके लिए उनको अनिवार्य हो गया, उनको अब वो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या है, अनिवार्य हो गया कि हर एक राज्य में राज्य सरकार जो होगी वो ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ठीक है। और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो, ठीक है। यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा मिल गया पंचायती राज को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब राज्य सरकारें बाध्य हो गई इस काम को करने के लिए। और इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, देखिए 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सब चीजें रखी गई। संशोधन के बाद राज्य सरकार पंचायतों का गठन करने के लिए और उसका नियमित चुनाव करने के लिए वो क्या है, अब बाध्य हो गई। इसका जो चुनाव वगैरह कौन करेंगे, राज्य सरकार, ठीक है। अब देखिए जो राज्य चुनाव आयोग है उसके द्वारा पंचायतों का चुनाव करने का प्रावधान भी इसमें किया गया। यानी कि राज्य का जो राज्य चुनाव आयोग है ना, वो क्या करेगा, अब पंचायतों का भी चुनाव कराने का उसको जिम्मेदारी मिल गया यहाँ से। उसके बाद से जो राज्यपाल होगा और राज्य वित्त आयोग का भी गठन करेगा, इसके अनुसार ये 73वां संविधान संशोधन, अब ये सब चीजें संवैधानिक हो गई, ठीक है। और ये एक बात याद रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है। देखिए कम से कम 1/3 जो पद होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। आप देखना गांव में जो सरपंच होते हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। क्यों होती हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके लिए सीट रिजर्व रहता है, और कितना, 1/3 सीट उनके लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम लोग ये इसका विकास देख लिए। अब हम लोग पंचायती राज क्या है, पंचायत क्या है, पंचायत में जिला पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ठीक है, ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत, ये सब उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है, उनको फंड कैसे मिलता है, ग्राम पंचायत का प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पूरा व्यवहारिक तरीके से
अगले वीडियो में समझेंगे। हम लोगों को ये जो है ये हम लोग को समझना ज़रूरी था कि पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में उसको बहुत व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, प्लस और भी लोगों को देखिए। भले ही हो सकता है पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन आप जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको उससे बाहर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से सारा आपको यहाँ पे टॉपिक आपको मिल जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक बुक से नहीं रहता है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।